ये क्या करते हैं, ये इंटरप्रिटेशन आती है रेशो स्केल। अब रेशो के अंदर सारे फीचर आ जाएंगे, रेशो के अंदर सारे फीचर्स आ जाएंगे और इसको एब्सोल्यूट जीरो भी बोल देते हैं। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर अब वैल्यूज में हर तरीके की इंटरप्रिटेशन की जा सकती है। यहाँ पर वो जो डिस्टेंस था ना, वो डिस्टेंस मीनिंगफुल हो जाएगा। कैसे? जैसे अगर किसी की हाइट 3 फीट है और किसी की 6 फीट है, तो आप ये बोल सकते हो कि ये इसका डबल है। बोल सकते हो या नहीं? यस, बिल्कुल बोल सकते हो। किसी का वेट 30 kg है, दूसरे बंदे का वेट 90 kg है, तो आप बोल सकते हो कि ये इसका 3 टाइम्स है। लेकिन टेम्परेचर के केस में ऐसा नहीं बोल सकते। 20 डिग्री 60 डिग्री इसका 3 टाइम्स दिखने में तो है, लेकिन इंटरप्रिटेशन में नहीं है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंटरवल स्केल एंड रेशो स्केल। कि रेशो के अंदर हमारे पास चारों तरीके के मैथमेटिकल ऑपरेशंस निकाले जा सकते हैं, जिसमें आप वैल्यूज को ऐड भी कर सकते हो, सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो और मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है, आप वैल्यूज को जोड़ भी सकते हो, घटा भी सकते हो, गुणा भी कर सकते हो और भाग भी कर सकते हो। इजीली चीजों को क्या किया जा सकता है, इंटरप्रिटेशन है वो वैल्यूज की जा सकती है। तो इस वजह से इसको ट्रू जीरो या फिर एब्सोल्यूट जीरो का नाम दे दिया जाता है। बाकी सबकी प्रॉपर्टीज तो इसके अंदर आएंगी आएंगी, और ये सबसे बड़ा स्केल है तो सबकी प्रॉपर्टीज आ जाएगी। और एक अपनी प्रॉपर्टी क्या लेके आता है, ये एब्सोल्यूट जीरो नाम की अपनी प्रॉपर्टी लेके आता है। ये अपनी खुद की भी एक प्रॉपर्टी लेके आता है, जिसको क्या नाम दिया जाता है, एब्सोल्यूट जीरो। इस पे हर तरीके के मैथमेटिकल ऑपरेशंस है वो परफॉर्म किए जा सकते हैं। इसमें वैल्यूज को जोड़ भी किया जा सकता है, गुणा भी किया जा सकता है, घटाव भी किया जा सकता है और मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है। एग्जांपल है शेयर्स और सेल्स, ऑल टाइप ऑफ डेटा ऑफ स्केल, डेटा साइंटिस्ट कैन डू दैट। मैं बता दिया किसी का एज, किसी की हाइट, ये सब डेटा किसमें आ जाता है, रेशो स्केल का पार्ट बन जाता है। दिस बिकम्स अ पार्ट ऑफ रेशो स्केल। रेशो रेशो समझ आ गया? जैसे ये देखो, नॉमिनल में सपोज करो किसी की आंखों का रंग है, तो उसको आप देख सकते हो कि किसी का ब्लैक होगा, किसी का ब्राउन होगा, है तो इतना ही किया जा सकता है। दूसरा, ऑर्डिनल का मतलब क्या हुआ, आप वैल्यूज को ऑर्डर में लगा सकते हो। नाम तो लगा दिया, साथ में नेचुरल ऑर्डर लगा दिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इंटरवल का मतलब है कि आपने टेम्परेचर की बात कर दी, नाम भी लगा दिया, नेचुरल ऑर्डर भी बता दिया और दोनों वैल्यूज के बीच में डिस्टेंस भी पता चल गया। दोनों वैल्यूज के बीच का डिस्टेंस भी पता है, इक्वल डिस्टेंस है। लेकिन वो डिस्टेंस कोई यूजफुल नहीं है। उस डिस्टेंस को यूजफुल कौन बनाएगा, ट्रू जीरो बनाएगा। ट्रू जीरो का मतलब क्या हुआ, जहां पर आप वैल्यूज को कंपैरेटिवली स्टडी कर रहे हो। ए डिवाइडेड बाय बी, दैट इज रेशियो स्केल। A divided by B, that is ratio scale। और कंपैरेटिवली वैल्यूज को निकाल के क्या कर सकते हो, रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हो। वैल्यूज को कंपैरेटिवली फाइंड आउट किया जा सकता है और हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर आप वैल्यूज को गुणा भी कर सकते हो, भाग भी कर सकते हो, प्लस भी कर सकते हो और माइनस भी कर सकते हो। तो सारे के सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस आप यहाँ तक परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, समझ आ गया? उम्मीद करता हूँ अब तो ये दिमाग में बैठ गया। सिंपल है। अब इसको ध्यान से देखो, ये वाली फोटो देखो। नॉमिनल का मतलब क्या हुआ, नंबर असाइन टू रनर। जैसे एक रेस होती है ना, तो उसमें सबको नंबर असाइन कर दिए जाते हैं। सपोज करो ट्रैक पे 10 लोग हैं, तो सबको जैसे किसी को पहला नंबर, किसी को दूसरा, और उसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, नंबर दिए हुए, कैटेगरीज दे दी सिर्फ उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, कि सबका मैच है। जैसे क्रिकेट में होता है ना, हर प्लेयर की जर्सी नंबर अलग अलग होती है, हर प्लेयर की जर्सी नंबर अलग अलग होती है ना, तो ये वही चीज है। जैसे हर प्लेयर की जर्सी नंबर अलग अलग होती है, उसी तरीके से ये भी है कि हर प्लेयर को जो नंबर दिया अलग है। ऑर्डिनल का मतलब है कि फिर कौन जीता। जैसे ये फर्स्ट रैंक पे आ गया, ये सेकंड प्लेस पे आ गया, ये थर्ड प्लेस पे आ गया, रैंक। इंटरवल का मतलब हुआ, इंटरवल का मतलब हमने ये देखा कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी थी स्केल 0 से 10 के बीच में। 0 से 10 के बीच में उनकी परफॉर्मेंस कैसी थी, तो इसकी परफॉर्मेंस 9.6 है, इसकी 9.1 है, इसकी 8.2 है। और रेशो का मतलब कि किसने कितना टाइम लिया। अगर हमें ये पता चल जाए कि किसी ने 100 मीटर की दौड़ को पूरा करने के लिए कितना टाइम दिया, तो इंटरप्रिटेशन यहाँ से आप निकाल सकते हो। इससे देख के आप बता सकते हो कि ये पहले पे आया होगा क्योंकि इसने सबसे कम टाइम लिया। दूसरा, ये आ गया क्योंकि इसने उससे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लिया और इसने उससे भी ज्यादा टाइम लिया, तो ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा। तो आप कंपैरेटिवली रिस्पेक्टिव
रेशो को निकाल के क्या कर सकते हो, वैल्यूज को निकाल सकते हो। यस, कंपैरिजन ही तो हुआ। अरे रेशो का मतलब क्या हुआ, दो चीजों को रेशो में रिप्रेजेंट करना, a डिवाइडेड बाय b। नंबर्स को रेशो में एक्सप्रेस करना, कैसे एक्सप्रेस करना, नंबर्स को रेशोज में एक्सप्रेस करना। रेशो में एक्सप्रेस करने को बोला जाता है क्या, रेशो स्केल। समझ आ गया? अब इसके 3-4 चार्ट हैं, तो मैं आपको एक आध चार्ट पढ़ा दूंगा, बाकी तुम खुद से पढ़ लेना। ये वाला मैं पढ़ा दूंगा, ये वाले 2-3 चार्ट है वो तुम खुद से पढ़ लेना। चलो ये वाला पढ़ा देता। नॉमिनल का मतलब क्या हुआ, डेटा कंसिस्ट ऑफ नेम एंड कैटेगरी। डेटा को सिर्फ नाम और कैटेगरी से बनाई हुई है, जैसे नंबर असाइन टू अ रनर और सोशल सिक्योरिटी नंबर, या जो भी आपकी नंबर होगा। तो डेटा कौन सा होगा, डिस्क्रीट होगा, काउंटिंग कर सकते हो या फिर परसेंटेज कैलकुलेशन कर सकते हो। ऑर्डिनल का मतलब रैंक, डेटा इज अरेंज्ड इन सम ऑर्डर, और रैंक क्या है उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, जैसे रनर ऑफ अ रेस। तो इसमें भी डिस्क्रीट डेटा होगा, काउंटिंग हो सकती है और कैलकुलेशन हो सकती है। जोड़ घटाओ तो यहाँ पर पहले 2 लेवल पे तो जोड़ घटाओ भी नहीं हो सकता। बताओ, अगर किसी की कैटेगरीज बनाई है या किसी को रैंक दिया है, तो उसमें तो प्लस माइनस तो उसमें भी नहीं हो सकता। इज इट नॉट पॉसिबल, है ना? ये तो पॉसिबल नहीं है कि उसके अंदर हम किसी तरीके से वैल्यूज को प्लस करें या किसी तरीके से वैल्यू को माइनस करें, क्योंकि दोनों ही क्या है, दीज आर क्वालिटेटिव डेटा। कौन सा डेटा है ये, क्वालिटेटिव डेटा, क्वालिटेटिव डेटा। दूसरा आता है इंटरवल। इंटरवल का मतलब क्या हुआ कि आपने डेटा को अरेंज किया ऑर्डर में और उसका डिफरेंस भी फाइंड आउट कर दिया, लेकिन उस डिफरेंस का या उस डिस्टेंस का कोई प्लस पॉइंट या कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है और कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। आपको पता नहीं है कि वो डिस्टेंस कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पर खत्म हो रहा है, ठीक है? वो वैल्यूज के बीच का डिस्टेंस आपको पता नहीं है। जैसे बताया, टेम्परेचर ऑफ 3 मेटल 2 डिग्री फारेनहाइट, 3 डिग्री फारेनहाइट और 6 डिग्री। नोट 3 टाइम्स ऑफ 2 डिग्री इज नॉट सेम एज 6 डिग्री फारेनहाइट, ठीक है? जो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि 20 डिग्री का मतलब 10 डिग्री का डबल 20 डिग्री होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 10 डिग्री पे जो वैल्यूज है, जो टेम्परेचर है, वो 20 डिग्री पे वैसा ही हो जाएगा, लेकिन वो तो ऑपोजिट चलता है। तो यहाँ पर आप वैल्यूज को या तो एडिशन कर सकते हो या सब्सट्रैक्शन कर सकते हो। मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड यहाँ पर भी आप नहीं कर सकते, लेकिन डेटा कॉन्टिन्यूस हो सकता है, पॉइंट्स में हो सकता है। और रेशियो स्केल का मतलब है इसके अंदर सब कुछ आ जाएगा, इसके अंदर सब कुछ आ जाएगा। यहाँ पर जो डिस्टेंस है अब वो वैल्यूएबल हो जाएगा, क्योंकि उस डिस्टेंस का स्टार्टिंग पॉइंट आपको पता है और एंडिंग पॉइंट आपको पता है। तो सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, आप उसमें क्या कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो। नाउ यू कैन परफॉर्म ऑल द मैथमेटिकल ऑपरेशंस। आप सारे के सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस को क्या कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो। लिखा हुआ ना कि अगर एक प्रोडक्ट की कॉस्ट 200 रुपए है और दूसरे की 400 है, तो आप बोल सकते हो कि इसकी कॉस्ट इससे डबल है। बोल सकते हो या नहीं बोल सकते हो? अगर एक प्रोडक्ट 200 रुपए का है और दूसरा प्रोडक्ट 400 रुपए का है, तो आप क्या बोल सकते हो कि ये दूसरा प्रोडक्ट है उससे 400, उसका डबल है, ये उसका डबल है। बोले यस सर, बोल सकते हैं, क्लियर है? लेकिन हाँ, टेम्परेचर में नहीं कर सकते। तो जहां पर कर सकते हैं वो रेशो में चला जाएगा, और जहां पर नहीं कर सकते वो आप लोगों का इंटरवल में। तो ये आप लोगों के स्केल है। बाकी ये 2-3 चार्ट है, ठीक है? इसको आप अपना खुद से पढ़ लीजिएगा। ये सब, ये हेड, हाइट, वेट वगैरह, ठीक है? ये आप लोग अपना घर से पढ़ लीजिएगा, ये आप लोगों के काम। ये तो हो गया आप लोगों के मेजरमेंट स्केल। अभी ये सारा किसके साथ रिलेटेड था? ये क्वांटिटेटिव डेटा के साथ रिलेटेड था। लेकिन जरूरी नहीं होता कि हमेशा आप लोगों को नंबर्स को इसी तरीके से स्टडी करना है। कई बार आप लोगों को लोगों के एटीट्यूड को भी मेजर करना होता है। क्या करना होता है? एटीट्यूड को मेजर करना होता है। एटीट्यूडनल स्केल बोल देते हैं उसको। हम क्या नाम दे देते हैं? दैट इज व्हाट वी कॉल एटीट्यूडनल स्केल, ठीक है? एटीट्यूडनल स्केल क्यों? क्योंकि वहां पर आप एग्जैक्टली नंबर नहीं बता सकते, है ना? वहां पर आप एग्जैक्टली कोई नंबर नहीं बता सकते।
वहां पर आप एग्जैक्टली कोई नंबर नहीं बता सकते, आप कोई वैल्यूज को इस तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते। तो उस केस में हमारे पास कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिसका इस्तेमाल करके हम लोगों के एटीट्यूड को भी स्टडी कर सकते हैं, लोगों के बिहेवियर को भी स्टडी कर सकते हैं, और ये भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कोई बंदा किस तरीके से सोचता है, क्या सोचता है, और उसके दिमाग के अंदर क्या क्या चीजें चल रही हैं। कि कोई बंदा क्या सोच रहा है, कैसे सोच रहा है, और उसके दिमाग के अंदर कौन कौन सी चीजें चल रही हैं, ये हम किससे पता कर सकते हैं कि हम एटीट्यूडनल स्केल के इस्तेमाल करके पता कर सकते हैं। यस, जैसे नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा डिसीजन मेकिंग की कुछ चीजें होती हैं जो नॉर्मली हम देखते हैं। डिसीजन मेकिंग जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो नॉर्मल इंटरव्यू कम लेती हैं, वो इस तरीके के जो थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट बोलते हैं, जिसको TAT बोलते हैं, उस तरीके के टेस्ट वो ज्यादा लेते हैं, क्योंकि वहां पर लोगों को ना डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो वहां पर वो उनको एक पर्टिकुलर सिचुएशन में डालते हैं और फिर देखते हैं वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। जैसे ऑन द जॉब ट्रेनिंग में क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड होता है, कॉमर्स वालों को तो पता होगा। क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड क्या बोलते हैं? क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड बोलते हैं। TAT होता है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड का मतलब होता है कि आपको एक ऐसी सिचुएशन में फंसा दिया जाता है, फिर उसमें देखा जाता है कि आप उस सिचुएशन से कैसे बाहर आते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप जॉब पे हो, अचानक से वहां पे जानबूझ के शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए। ठीक है, आप काम कर रहे हो, जॉब पे हो, जहां पे आप काम कर रहे हो, अचानक से वहां पे जानबूझ के वो शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, आग लग जाती है। तो अब उस आग की सिचुएशन में आप कैसे एक्ट करोगे? आप भाग जाओगे, आप रोना शुरू कर दोगे, आप चिल्लाना शुरू कर दोगे, या आप जो वाटर जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसको ढूंढोगे, या क्या करोगे? समझ रहे हो ना? यस सर। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने मूवी देखी है कैप्टन अमेरिका। उसमें मे बी शॉर्ट्स में आप लोगों ने कभी एक शॉर्ट देखा होगा, मैं उससे समझाने की कोशिश करता हूँ कि लोगों के एटीट्यूड को कैसे स्टडी किया जाता है। मे बी आप में से अगर किसी ने कैप्टन अमेरिका मूवी देखी है, उस मूवी के अंदर ड्रिलिंग होती है, तो वहां पर एक सीन है जहां पर वो सब जो आर्मी के लोग होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं? ट्रेनिंग करते हैं। अचानक से बीच में उनके ग्रेनेड फेंक दिया जाता है, मतलब एक बॉम्ब है वो फेंक दिया जाता है। तो सब लोग भाग जाते हैं और एक बंदा उस ग्रेनेड के ऊपर छलांग लगाता है। कैप्टन अमेरिका का पार्ट 1 में ये सीन है। एक्टर का मुझे नाम नहीं याद है, लेकिन मे बी आपने शॉर्ट्स में भी ये चीज है वो देखी हो। तो फिर उसको बताया कि मतलब उन्होंने किस तरह बताया, तो वो क्या था? दैट इज अ सिचुएशन, दैट इज द स्टडी ऑफ एटीट्यूड, दैट इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर, कि लोग पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरीके से बिहेव करते हैं, हाउ दे बिहेव इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। इस तरीके की स्टडीज के लिए, इस तरीके के सिचुएशंस के लिए, इस तरीके के सॉल्यूशंस के लिए नॉर्मली हम एटीट्यूडनल स्केल्स की बात करते हैं, लोगों के एटीट्यूड को मेजर करने की बात करते हैं कि लोग पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरीके से काम। समझ आ गया? हाउ दे रिएक्ट, किस तरीके से वो रिएक्ट। इससे हमें पता चल जाता है कि किसी बंदे का थिंकिंग लेवल कितना है, किसी बंदे का डिसीजन लेवल कितना है, कोई बंदा कितने अच्छे तरीके से डिसीजन ले सकता है, कि कोई बंदा कितने अच्छे तरीके से डिसीजन ले सकता है, उसके लिए कौन सी चीजें सही है और कौन सी चीजें गलत है। बताइए।
नहीं, मूवी देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो ये होता है एटीट्यूड का स्केल। कैप्टन अमेरिका ग्रेनेड सीन लिखोगे तो आ जाएगा यूट्यूब पे। इफ यू वांट टू असरटेन द एटीट्यूड ऑफ स्टूडेंट्स टुवर्ड्स द टीचर, कि अगर आप ये देखना चाहते हो कि किसी बच्चे का एटीट्यूड उसके टीचर के प्रति कैसा है, द क्वेश्चनर फ्रेम्ड मे बी ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। तो आप ओपन एंडेड क्वेश्चनर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप क्लोज एंडेड क्वेश्चनर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। यू कैन यूज एनी ऑफ द मेथड, आइदर इट इज क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड। If the question is open-ended, it may invite respondent from sample to describe the attitude they hold toward teaching quality. अगर तो डिस्क्रिप्टिव है, बच्चों को सारी चीजें लिख के बतानी है कि ये ऐसा होता है वैसा होता है, तो फिर उस केस में आप कौन से स्केल का इस्तेमाल कौन से मेथड का इस्तेमाल करते हो? आप ओपन एंडेड का इस्तेमाल कर रहे हो। बच्चों को आप ऐसे लिखने के लिए बोलते हो, बच्चों को आप पैराग्राफ लिखने की बोलते हो कि आप अपने टीचर के बारे में बताइए, जिसको आप डाइवर्जेंट थिंकिंग भी बोलते हो। यू कॉल इट अ डाइवर्जेंट थिंकिंग। हम इसको क्या बोलते हैं? वी कॉल इट डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट का मतलब होता है डाइवर्सिफाई करना। बहुत सारी सिचुएशंस में डाइवर्सिफाई कर देते हैं कि अच्छा ये इसमें ऐसा होगा, ये इसके अंदर ऐसा होगा। लेकिन अगर आप क्लोज एंडेड मेथड का इस्तेमाल करते हो, आप ये सोचते हो कि नहीं भाई मेरे को ओपन एंडेड का इस्तेमाल नहीं करना, तो उस केस में हमारे पास स्केल आ जाते हैं। जैसे ये सबसे बेसिक स्केल है जिसका आप इस्तेमाल करते हो, कन्वर्जेंट बोल देते हो उसको। क्या बोल देते हो आप? कन्वर्जेंट बोल देते हो। कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है? कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है? जहां पर स्केल में आपके पास चॉइस नहीं होती है, जहां पर आपके पास चॉइस नहीं होती है। अब आपका पेपर है, दैट इज डाइवर्जेंट थिंकिंग का इस्तेमाल करते हो या कन्वर्जेंट थिंकिंग का इस्तेमाल करते हो? जो आपका पेपर है वो कन्वर्जेंट थिंकिंग डिमांड करता है या डाइवर्जेंट थिंकिंग? वो कन्वर्जेंट थिंकिंग को डिमांड करता है। कन्वर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है सिलेक्शन करना, बेसिकली सिलेक्शन करना। सिलेक्शन करना, जैसे मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ। अभी अगर इसके बाद भी भूल गए ना तो लानत है तुम्हारे दिमाग में। कन्वर्जेंट थिंकिंग नोट्स के लिए वही जाके फाउंडेशन कोर्स देख लो एक बार, उसके अंदर बताया हुआ सब। डाइवर्जेंट थिंकिंग ठीक है, इसको समझने की कोशिश कीजिए, दिमाग में इसको फिट करने की कोशिश कीजिए। सुनो, डाइवर्जेंट समझाता हूँ। डाइवर्जेंट का मतलब होता है डाइवर्सिफाई करना। डाइवर्सिफाई करना, जब आपके पिताश्री और माताश्री आपको ये बोल देते हैं कि बेटा जा, जिसको भी पकड़ के लाएगी उससे तेरी शादी कर देंगे, जा पूरी दुनिया में जिसको ढूंढना है ढूंढ ला, हमारा दिन बहुत बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जात धर्म कास्ट कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, जा जी ले अपनी जिंदगी, जिसको लेके आना ले आ। दैट इज डाइवर्जेंट थिंकिंग। जब आपको डाइवर्सिफाई, इमेजिनेशन,
इन सब चीजों को करने का मौका मिलता है। दैट इज डाइवर्जेंट थिंकिंग। समझ आया? और कन्वर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है, आपको 3 तस्वीरें दिखाई जाती हैं, मोटू, पतलू और लंबू। तीनों सरकारी जॉब पे लगे हुए हैं। आपको बोला जाता है देख, तेरी इच्छा है मोटू से करेगी, तेरी इच्छा है पतलू से करेगी, तेरी इच्छा है गंजू से करेगी। तो तीनों में से तेरे को जो पसंद है वो, लेकिन 3 के अलावा किसी और की तरफ नहीं करना, तो इन तीनों में से एक को ही करना है। That is the difference between convergent thinking and divergent thinking. So, आप किसी सिचुएशन को, ये जो 5 का स्केल दिया है, ये किसने दिया है? नेवर हाइट में। अब भाई मैं सिर्फ सिचुएशन दे रहा हूँ, अब वो आपकी चॉइस है। आपको कितनी हाइट चाहिए, आपको कैसी शक्ल चाहिए, आपको कैसी अकल चाहिए, ये आपको पता है। स्ट्रॉन्गली एग्री, किसी चीज के साथ स्ट्रॉन्गली एग्री करते हो, एग्री करते हो। अनडिसाइडेड का मतलब कुछ बता नहीं सकते। डिसएग्री का मतलब क्या हुआ, जिसके साथ आप डिसएग्री करते हो। और स्ट्रॉन्गली डिसएग्री का मतलब होता है जिसके साथ आप स्ट्रॉन्गली डिसएग्री। तो हमारे पास अगर हम ऑर्डिनल डेटा का इस्तेमाल करें तो उसके लिए हम लिकर्ट का स्केल, ये जो लिखा हुआ है ना, ये किसका स्केल है? दिस इज स्केल ऑफ लिकर्ट। लिकर्ट ने कितने लेवल दिए हैं? 5 लेवल दिए हैं, याद रखें। लिकर्ट ने कितने लेवल दिए हैं? लिकर्ट ने 5 लेवल्स की बात की। लिकर्ट ने कितने लेवल्स की बात की है? लिकर्ट ने 5 लेवल की बात की। इंटरवल, इंटरवल में थर्स्टोन, देखो इसमें स्टोन आ रहा है तो ये समझ लो कि इक्वल डिस्टेंस पे पत्थर रखे हुए हैं। ये वो नहीं है दिल पे पत्थर रखा हुआ, वो नहीं है। इक्वल डिस्टेंस पे आपने पत्थर रखे हुए हैं, तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हो। और देन आता गट में, रेशो के लिए गट्स होने जरूरी है, क्योंकि रेशो के अंदर सारी चीजें कवर्ड होती हैं। तो अगर गट्स हैं तभी आप रेशो का इस्तेमाल कर सकते हो। तो रेशो स्केल इज नथिंग, इट इज गटमैन स्केल। कौन सा स्केल? गटमैन स्केल की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है? गटमैन के स्केल की यहाँ पर बात की जा रही है। बोलो, किसी को इस बात में कोई दिक्कत? अरे तुम रिसर्च से क्या ही डरते रहते हो यार। लप्पू सा सब्जेक्ट है, झिंगुर सा टॉपिक है, इसमें भी तुम लोग इतना घबराते रहते हैं। इतना आसान टॉपिक है यार, देखो बिल्कुल लप्पू सा रिसर्च है, झिंगुर सा एटीट्यूडनल स्केल है। अब इसको एक एक समझने की कोशिश करते हैं कि किसका मीनिंग क्या है। सबसे पहला था लीकर्ट स्केल। लीकर्ट स्केल जो सबसे पहला, इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये जो 5 मतलब सबसे ज्यादा पेपर में जो सवाल पूछा जाता है लीकर्ट स्केल से पूछा जाता है। तो इसके अंदर लास्ट में क्या कर दिया जाता है, सारी वैल्यूज को टोटल कर दिया जाता है। तो इस वजह से इसको समेटेड रेटिंग स्केल भी बोला जाता है। और ये बहुत आसान है। रैंसस लिकर्ट के द्वारा आई थिंक 1932 में इसको बनाया गया। क्या नाम था बंदे का? रैंसस लिकर्ट। इसके द्वारा, रैंसस लिकर्ट के द्वारा इस स्केल को बनाया गया था 1932। अब ये एटीट्यूड की स्टडी करता है, तो इसमें हम सारी वैल्यूज को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं। सारी वैल्यूज को क्या करते हैं? इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं। और उसके अकॉर्डिंग हम 5 अलग अलग कैटेगरीज बना देते हैं। आप अलग अलग कैटेगरीज में जो भी आपकी जजमेंट होती है वो देते हो, और उसके एंड में हम उसको क्या करते हैं, उसका रिजल्ट निकालते हैं।
जैसे ये 5 कैटेगरीज बना दी, एग्री, डिसएग्री, नीदर एग्री, वो क्या करते हैं, उसका रिजल्ट निकाल देते हैं। आप अलग अलग कैटेगरीज में जो भी आपकी जजमेंट होती है वो देते हो, और उसके एंड में हम उसको क्या करते हैं, उसका रिजल्ट निकालते हैं। जैसे ये 5 कैटेगरीज बना दी, एग्री, डिसएग्री, नीदर एग्री और स्ट्रॉन्गली एग्री। मैं आपको समझाता हूँ, इधर देखो, मैं आपको फ्रेम करके दिखाता हूँ। सपोज करो 5 स्केल बना दिए, ठीक है। पहला हो गया स्ट्रॉन्गली एग्री, दूसरा एग्री, तीसरा हो गया न्यूट्रल, मतलब ना एग्री हो ना डिसएग्री, चौथा क्या हो जाएगा, डिसएग्री, और पांचवा क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गली डिसएग्री। ठीक है, मीनिंग समझ आ गया। ये जो SSDD वगैरह मैं लिख रहा हूं इसका मतलब क्या होगा, एस से मतलब स्ट्रॉन्गली एग्री, एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री और स्ट्रॉन्गली डिसएग्री, स्ट्रॉन्गली डिसएग्री। स्ट्रॉन्गली डिसएग्री, ठीक है। अब इधर आपको स्टेटमेंट्स दी जाएंगी, इधर स्टेटमेंट्स दी जाएंगी, इधर स्टेटमेंट लिखी हुई होगी। अब ये स्टेटमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को सवाल का उत्तर देना पड़ेगा। जैसे पहले सवाल है, टीचर हैज नॉलेज, टीचर हैज नॉलेज, सवाल ये। अब आपके टीचर को नॉलेज है या नहीं, आप उसके अकॉर्डिंग बता दोगे। अगर आपको लगता है कि हाँ, तो आप एग्री कर दोगे। अगर आपको लगता है कि यार पता ही नहीं है या नहीं है, अगर आपको लगता है कि नहीं ये तो भूल जाए, तो आप स्ट्रॉन्गली डिसएग्री कर दो। इधर यहाँ पे लिख देगा टीचर ऑलवेज लेट इन क्लास, ऐसे लिख दिया। तो आप, अगर आपको लगता है कि नहीं हमारा टीचर तो क्लास में आता, मतलब समझ रहे हो ना, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप स्ट्रॉन्गली एग्री करोगे, डिसएग्री करोगे या जो भी करोगे, और उसके अंदर सारी जो वैल्यूज होंगी वो लास्ट में आप क्या कर दोगे, इधर आप उन सारी वैल्यूज को क्या कर दोगे, टोटल कर। इस वजह से इसको समेटिंग रेटिंग स्केल बोलते हैं, और ये सबसे इजी है और सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। दिस इज द इजीएस्ट स्केल एंड सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। भूलता नहीं हूँ, मेरे को क्लास याद रहती है। एक्चुअली दिक्कत वही है ना, टेक्निकल चीजें हैं, है ना। अब मेरी ऐप में ही शो नहीं हो रहा, मेरे पास क्या तरीका, मैं सुबह उठता हूँ, सुबह से मैं सबसे पहले मैं ऐप को चेक करता हूँ अपनी। ये हमारी एक एजुकेटर ऐप रहती है, तो इसके अंदर ना हमारा पूरा शेड्यूल रहता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हो, जैसे अभी दिखा रहा है यहाँ पे, आज 1 बजे, मतलब आज 1 बजे मेरे पास, मुझे पता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, तो एक मेरी नई यूनिट शुरू हो रही है, और उसके बाद शाम को 7 बजे डाउट क्लियरिंग सेशन है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का, तो इसमें शो होता है। तो इसके मतलब चलो ठीक है, वो आपको भी इसमें दिखाई नहीं दे रहा होगा तो लाइट की वजह से। देखो इस तरीके से ना हमारा ये पूरे का पूरा शेड्यूल एक वीक का हमारे दिखाता है। ये देखो एक पूरे वीक की एक वीक की क्लासेस यहाँ पे मेरे को क्या हो रही है, शो हो रही है। जैसे आपको दिखता है ना, तो ये हमें अपनी ऐप के अंदर है वो नजर आता है। तो इधर से ही हम इसको क्या करते हैं, मतलब ऑपरेट करते हैं, तो यहाँ से हमें सब कुछ पता चल जाता है। बट दिक्कत वही है कि ये मुझे तो दिख गया, उस दिन मेरे को नजर नहीं, मतलब दिखा ही नहीं, इस ऐप में नहीं दिखा, इस वजह से क्लास मिस हुई। नॉर्मली क्लास मिस नहीं होती। आपके भी केस में भी कई बार दिक्कत हो जाता है, आपके केस में भी कई बार दिक्कत हो जाता है, आपको भी शो नहीं होती क्लास। ये बहुत बार आपने देखा हुआ है, आपने कोर्स चाहे एनरोल कर रखा है, लेकिन आपको क्लास शो ही नहीं होती। होता है ना कई बार, वो टेक्निकल इश्यू है, तो वो आपके साथ भी हो सकता है, वो मेरे साथ भी हो सकता है। इट इज द वन एंड द सेम। जैसे देखो क्या सवाल क्या था, स्टेटमेंट्स अबाउट टीचर नोज द सब्जेक्ट वेल है, तो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो आप बोलोगे स्ट्रांगली एग्री कर दिया। विलिंगनेस टू सॉल्व प्रॉब्लम, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है तो
हैव पुअर कम्युनिकेशन स्किल है तो नेगेटिव है, इज हैड हार्ड टू अप्रोच है, गुड टीचिंग स्किल्स है, लाइक और डिसलाइक, ठीक है इसके अंदर। तो दिस इज द लिकर्ट स्किल, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट स्किल। अब थर्स्टोन स्किल, थर्स्टोन का मतलब क्या हुआ, थर्स्टोन का मतलब क्या हुआ, थर्स्टोन का मतलब क्या हुआ, पत्थर इक्वल डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, याद रखिए इक्वल डिस्टेंस पे पत्थर रखे हुए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इंटरवल की बात कर रहा है। ये कौन से स्केल की बात कर रहा है, वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरवल स्केल। इंटरवल मतलब इसमें इक्वल डिस्टेंस की बात की जाती है। इसमें किसकी बात की जाती है बेटा, इसमें इंटरवल की बात की जाती है, इक्वल डिस्टेंस। तो 1 से लेके 11 तक कैटेगरीज बना दी जाती हैं, मतलब ये बहुत डिटेल में नहीं आता, मोटा मोटा याद रखना आपने। इसको इक्वल अपीयरिंग इंटरवल स्केल का नाम भी दिया जाता है। दे आर यूज्ड टू मेजर द एटीट्यूड टुवर्ड अ गिवन कंस्ट्रक्ट और कंसेप्ट। For this purpose, a large number of statements are collected that related to concept. मतलब एक कंसेप्ट से रिलेटेड बहुत सारी स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं, तो उसके अंदर हम 1 से लेकर 11 तक क्या करते हैं, वैल्यूज को रखते हैं। मतलब एक नंबर दिया तो आपका मतलब आप उसको पसंद नहीं करते, जैसे समझ रहे हो ना, मैंने वही बता दिया कि ये वाला जो स्केल है वो लोइस लियोन थर्स्टन ने 1928 बनाया था, इसको इक्वल डिस्टेंस बोल दिया जाता है। एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स बनाई जाती है और उस स्टेटमेंट को लेके आप अपने क्या देते हो, व्यू पॉइंट्स देते हो, समझ रहे हो ना। जैसे वही है, 4 छोरों की तस्वीरें आपको दे दी, एक ये वाला छोरा, एक ये वाला, एक ये वाला, अब चारों को आपने अपने हिसाब से दिया। जैसे पहले वाला आपको बहुत ही पसंद आ गया तो आप सीधा 11 ही दे दिया नंबर उसको, कि बस औरों को तो मैं देखूंगी भी नहीं, सीधा 11 नंबर दे दिया। बाकियों को तो अब जब आपने ध्यान ही नहीं दिया तो उसकी इच्छा है, किसी को 1 दे दिया, किसी को 3 दे दिया, किसी को 4 दे दिया, क्योंकि आपकी नजर इस पहले वाले पे है। तो आप बोलते हो कि ठीक है इसको 11 दो, बाकियों को तो चलो ठीक है वैल्यू देनी है, अपनी मर्जी से दे देता हूँ या दे देती हूँ, समझ रहे हो ना। तो दैट इज द थिंग कि जो थर्स्टन का स्केल है इसके अंदर 1 से लेके 11 तक वैल्यूज होती हैं, और उसको 1 से 11 तक की वैल्यूज होती हैं और आपको अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वैल्यूज देनी होती है। The main advantage of this scale is the importance of each statement is determined by judges. It reflects the absolute rather than the relative aptitude of response. हाँ, हमेशा 1 से 11 होगा। और इसके अंदर जो फाइनल जजमेंट दी जाती है ना, किसी वैल्यू को कितनी इंपॉर्टेंस दी जाएगी, वो किसके द्वारा दी जाती है, वो जजेस के द्वारा दी जाती है। तो यहाँ पर लोगों के एटीट्यूड के बारे में, इंटेंसिटी के बारे में बताया जा सकता है। On the other hand, it is difficult to construct and major criticism is that judges and respondents may assess the importance of particular statement differently. लेकिन दिक्कत क्या है कि किसी चीज की इंपॉर्टेंस मेरे लिए अलग है, तुम्हारे लिए अलग है, तो जो पार्टिसिपेंट्स है वो उस चीज को अलग नजरिए से देख रहा है और जो जज है वो उस चीज को अलग नजरिए से देखता है। तो फिर वहां पर कई बार क्या हो जाता है, मिसमैच है वो देखने को मिलता है। उस केस में क्या देखने को मिलता है, उस केस में चीजों में कई बार मिसमैच भी देखने को मिल जाता है। हाँ, जैसे बोल सकते हो आप, जो डांस शो वगैरह होता है, तो बस वैल्यूज इसमें याद रखनी है, 1 से 11 तक होता है। तो सबसे छोटी वैल्यू 1 है। तो अगर आप कोई चीज नजर नहीं आती है, मतलब थोड़ी कोई चीज पसंद नहीं आती है, तो आप उसको 1 वैल्यू दे दोगे, और अगर कोई चीज बहुत ही ज्यादा पसंद आती है तो उसको 11 दे दोगे। तो रेटिंग देते हैं, रेटिंग दे देते हो आप अपने हिसाब से। क्लियर है। तो ये आप लोगों का थर्स्टन स्केल है। तो थर्स्टन स्केल को याद कैसे रखोगे, थर्स्टन 11 पत्थर रखे हुए हैं, इक्वल डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो इससे आपको याद भी रहेगा थर्स्टोन पत्थर है। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, है बम से उड़ा दो, पत्थर कौन आता आज के टाइम पे। क्लियर है। तो थर्स्टन स्केल हो गया, और पहला था हमारा लिकर्ट स्केल, लिकर्ट स्केल। अब उसके बाद आता हमारा कम्युलेटिव और गटमैन स्केल। अब देखो मैंने बताया था गटमैन क्या है, गट्स, तो रेशो की बात हो तो ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट स्केल होगा, रेशो। कम्युलेटिव और गटमैन स्केल होता है। तो गटमैन स्केल इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट स्केल टू कंस्ट्रक्ट एंड देयरफॉर इज रेयरली यूज्ड। इसको गटमैन स्केल और स्केलोग्राम एनालिसिस का नाम भी दे देते हैं। इट इज आल्सो नोन एज स्केलोग्राम एनालिसिस। अब गट्स मतलब आप समझ लो कि गट्स में आप लोगों ने कितना याद रखना है, वैल्यूज 1 से लेके 7 है, टोटल 7 वैल्यू होती हैं।
या तो -3 से +3 तक हो सकता है, या फिर 1 से 7 तक भी ले सकते हो, ठीक है, गट्स में रख सकते हो। गटमैन में आप याद रख सकते हो कितने गट्स। कौन सी क्लास में आपको जब बोला कि आपके अंदर से गट्स पैदा हो गए ना, 7वीं क्लास में क्लास की मैडम के साथ आपने पंगा ले लिया, तो 7वीं कक्षा याद रख सकते हो कि भाई गट्स तो 7वीं कक्षा में पैदा हुए थे, लेकिन जिस दिन पैदा हुए मैडम ने पूरा दिन मुर्गा बनाया और खत्म, क्लास खत्म होते होते सारे निकल भी लिए जो गट्स पैदा हुए थे, ऐसे याद रख सकते हो। सो इट इज बेस्ड ऑन द थिंग दैट चीजों को कॉन्टिनम पे एक्सप्रेस करते हो पॉजिटिव और नेगेटिव के स्केल पे। सोशल साइंस द गटमैन और कम्युलेटिव स्केल मेजर हाउ मच ऑफ अ पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर टॉपिक, कि एक ऐसा टॉपिक जिस टॉपिक के प्रति डिबेटेबल टॉपिक है, डिबेटेबल टॉपिक है, डिबेटेबल टॉपिक को लेके बहुत सारे लोगों के पॉजिटिव और नेगेटिव व्यूज हो सकते हैं। डिबेटेबल टॉपिक्स को लेके, so it is based on the idea that item can be arranged along a continuum in such a way that a person who agrees with the item acceptable will also agree or find acceptance of other expressing as less extreme options। तो एक चीज को लेके पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करते हो, परसेप्शन देते हो, और ये वो टॉपिक्स होते हैं जो ज्यादातर डिबेटेबल होते हैं, जिसके प्रति बहुत सारे लोगों की कुछ पॉजिटिव थिंकिंग भी हो सकती है और बहुत सारे लोग उस चीज के बारे में नेगेटिव भी सोच सकते हैं, ठीक है जी। उस चीज को लेके बहुत सारे लोगों की पॉजिटिव थिंकिंग भी हो सकती है। सोशियोलॉजी में, पॉलिटिक्स में, पब्लिक ओपिनियन में ना, किसी चीज को लेके मेरे क्या ओपिनियन है वो मैटर करते हैं मेरे लिए, आपके क्या ओपिनियन है वो आपके लिए मैटर करते हैं। तो दैट इज द डिफरेंस कि जब हम स्केल की बात करते हैं तो उसके अंदर कुछ चीजें पॉजिटिव हो जाती हैं और कुछ चीजें नेगेटिव हो जाती हैं। तो इसमें स्केल कितना दिखाया हुआ है, ये 7 पॉइंट रेटिंग स्केल एंड पॉइंट एसोसिएटेड बाइपोलर लेवल विद हैव सिमेंटिक मीनिंग, ठीक है। तो इधर देख रहे हो ये वाली पॉजिटिव और नेगेटिव के हिसाब से। द नेगेटिव अपीज ऑन द लेफ्ट, तो लेफ्ट आपको पता है हमेशा नेगेटिव साइड पे होता है ना, जो नेगेटिव होता है वो लेफ्ट साइड पे होता है और जो पॉजिटिव होता है वो राइट साइड पे होता है। द कंट्रोल ऑफ टेंडेंसी ऑफ सम रिस्पोंडेंट, तो आप अपने हिसाब से, जैसे एक स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट के साथ आप बिल्कुल एग्री नहीं करते हो तो आप उसको कितनी वैल्यू दोगे, आप उसको -3 बोल दोगे, है ना। अगर आप किसी चीज के साथ एग्री नहीं कर रहे हो तो आप उसको नेगेटिव बोल दोगे। जैसे मैसी पीपल, कि लोग कैसे मैसी है, जैसे सपोज करो कि सिचुएशन है, आप कोई सपोज करो आप घर देखने गए, बड़ा गंदा सा घर था, तो मैसी था बहुत, तो आप उसको -3 वैल्यू दे दोगे, और अगर बहुत नीट क्लीन है तो आप उसको क्या कर दोगे, +3 वैल्यू दे दोगे। तो इट डिपेंड्स कि आपको वो सिचुएशन कैसी लग रही है, और फिर उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप उसको क्या कर देते हो, रैंक्स दे देते हो, आप उसको नंबर दे देते हो। आप उसको रैंक्स दे देते हो, आप उसको क्या कर देते हो, नंबर दे देते हो। 0 अगर आप उस चीज को लेके आपकी कोई परसेप्शन ही नहीं है ना, आप बोलते हो कि ना तो मैं इसके बारे में पॉजिटिव बोलूंगा ना ही मैं नेगेटिव बोलूंगा, तो उस सिचुएशन में क्या कर देते हो, उस सिचुएशन के अंदर आप लोग क्या करते हो, उसको फिर न्यूट्रल वैल्यू दे देते हो। ये वाली वैल्यू कौन सी हो जाएगी, न्यूट्रल, न्यूट्रल वैल्यू। न्यूट्रल वैल्यू, इसके बारे में कुछ नहीं कर क्या, तो ये डिफिकल्ट है फ्रेम करना। जैसे ये देखो, आपके टीचर के बारे में आपसे पूछा है कि भाई बताओ आपको क्या लगता है कि आपका टीचर है वो असेसिबल है या बिल्कुल अनअसेसिबल। अब जैसे ये इन्होंने 1 से लेकर 7 तक है, तो इधर भी दिया हुआ है, या इसको अगर मैं 0 मान लेता हूं तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये -1, -2 और -3, ठीक है, ये हो जाएगा। अगर कोई टीचर को पूछा जाए कि क्या वो असेसिबल, आपको लगता है कि हाँ टोटली असेसिबल है, तो आप उसको कितना रैंक दे दोगे। ये मतलब किसी चीज के बारे में पॉजिटिव पॉइंट है तो वो राइट साइड पे बोल दोगे, और नेगेटिव पॉइंट है तो आप इस साइड पे बोल दोगे। पॉजिटिव और नेगेटिव है वो आपकी इच्छा है, आप किस हिसाब से उसको क्या करना चाहते हो, प्रेजेंट करना चाहते हो। रूड है, कर्टियस है टीचर, केयरिंग है, जैसे इसमें पॉजिटिव से नेगेटिव की बात की गई है, और यहाँ पर अनलिमिटेड है, ठीक है। टोटल नहीं होता है इसमें कम्युलेटिव है, ये कम्युलेटिव है, एंड में होता है। जैसे कम्युलेशन समझते हो ना, कम्युलेटिव का मतलब क्या होता है, जैसे 1, 2,
3 4 है, तो कम्युलेटिव में क्या होता है, ये 1 है, ये वाला ऐड होता जाता है। इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, 2 और 1 3, 2 और 1 3। अगली कैसे निकलेगी, 3 और 3 6, 6 4 10, इस तरीके से। क्लियर, तो ऐड ऑन होता जाता है आगे 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 क्या होता जाता है, ऐड ऑन होता है। ठीक है, ये 3 स्केल तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इधर अपन देखेंगे तो ये वाली जो इधर था ना स्टार्टिंग में, अगर आप एक चार्ट याद रखते हो, ये वाला यही चीजें हैं जो आप लोगों के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 चीजें ही हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लीकट स्केल है तो ऑर्डिनल वैल्यूज आएगी, थर्स्टन का स्केल है तो इंटरवल की वैल्यू आएगी, और गटमैन का स्केल है तो उसके बारे में अंदर रेशियो की वैल्यूज आ जाएगी। कुछ एक दो लप्पू से और भी हैं। स्टेपल स्केल है, स्टेपल का स्केल किसने दिया था, जैन स्टेपल ने दिया था। अब स्टेपल का स्केल क्या है, अब इसके अंदर 5, देखो स्टेपल तो वैसे ही 5 दिखता है, तो 5 प्लस माइनस वैल्यू दी जाती है, प्लस माइनस। अब इसके अंदर क्या होता है, आप वैल्यूज को ऐसे वर्टिकल स्केल पे प्रेजेंट करते हो। कैसे प्रेजेंट करते हो, वर्टिकल स्केल पे प्रेजेंट करते हो। जैसे वो हॉरिजॉन्टल था, प्लस माइनस 3 वाला था, और ये स्टेपल स्केल हो गया। तो इसमें आप चीजों को वर्टिकल प्रेजेंट कर देते हो, और फिर उसके अकॉर्डिंग क्या कर देते हो, उसको रेटिंग दे देते हो किसी चीज को। जैसे फॉर एग्जांपल इधर दिया हुआ है कि आपसे पूछा गया कि आपने एक मोबाइल खरीदा है ना, सपोज करो सैमसंग का गैलेक्सी S3 है, वो फोन आप लोगों ने खरीदा है। तो उसमें आपको पूछा गया है कि आप इसको रैंक दो, स्टाइल में कितना नंबर आपको लगता है कि स्टाइल में तो ठीक ठाक है, तो आपने उसको +5 नंबर दे दिया। डिस्प्ले क्वालिटी में बोला कि 5 है, स्पीड के मामले में तो ये खराब हालत है, बैटरी के मामले में उससे भी है, कैमरे में 5 है, और बिल्ड क्वालिटी भी 3 है। समझ लो ना, अगर आप पॉजिटिव बोलते हो। अगर आपको कुछ नेगेटिव लगता है कि बिल्ड क्वालिटी खराब है, तो नीचे सेम टू सेम वही चीज है जो इससे पहले पढ़ा था, बस ये कि इसके अंदर 5 के स्केल्स है। स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या करते हो आप, डिस्कस करते हो। स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या करते हो आप, डिस्कस करते हो किसी के बारे में, राइट। तो ये आप लोगों के स्केल्स हैं जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से इंपॉर्टेंट है। ये 3 स्केल ज्यादा अच्छे से रटने हैं। ये वाला अगर आप इतना डिटेल में नहीं भी जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ इसको एक बार पढ़ लेना। लेकिन ये 3 अच्छे से याद होने चाहिए जो इधर लिखे हो। ये बात क्लियर है, हो जाएंगे याद, ये तीनों स्केल याद हो जाएंगे बेटा। अरे बोलो, गटमैन का स्केल, लीकट का स्केल और थर्स्टन का स्केल, ये तीनों स्केल आप लोगों को अच्छे से पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। अगर पूरा याद होगा तो फिर आप पेपर में बड़े आराम से इसके सवाल भी बना। ठीक है, एक मिनट का ब्रेक ले लो, अगले टॉपिक पे आते हैं, रिसर्च एथिक्स। ऐसे तो मुझे पता तुम इंटेलिजेंट हो, सर सपनों में पढ़ाते हो, नजर आते हो अब तो आप। रात को सोने से पहले सर में सरसों का तेल लगा के सोया करो। ब्रश भी कर ही लिया करो। जरूरी है रात को भी, लोग सुबह सुबह तो कर लेते हैं, रात को नहीं करते। जबकि रात को ब्रश करोगे तो उससे ज्यादा फायदे होते हैं। What is the difference between semantic, differential scale and Thurstone? तो semantic तो 7 स्केल की बात करता है, सिमेंटिक में 5 स्केल की बात की जा रही है, और जो थर्स्टन का स्केल है कौन सा था वो,
फर्स्ट टर्म का स्केल है, उसमें 11 स्केल की बात की जा रही है। स्केल वैल्यूज कितनी है वो उसके बारे में बोला गया। रिसर्च एथिक्स, रिसर्च एथिक्स, रिसर्च एथिक्स क्या होता है? एथिक्स क्या होता है, कौन बताएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एथिक्स? बताओ, एथिक्स क्या होता है? इज्जत, तमीज, मॉरल वैल्यूज। राइट और कोड ऑफ कंडक्ट, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। हाँ मतलब आप बोल सकते हो, यू कैन सिंपली एक्सप्लेन इट लाइक कि रिसर्च एथिक्स का मतलब है कि व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग, कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है। व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। जब आपको किसी चीज के बारे में ये पता चल जाता है कि इसके अंदर कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है, तो आप उसको रिसर्च एथिक्स का नाम देते हैं। क्योंकि हमारी पर्सनल लाइफ में भी हमें एथिक्स की जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है? सर बिल्कुल पड़ती है। हम पर्सनल लाइफ में भी एथिक्स की बात करते हैं, तो पर्सनल लाइफ में भी एथिक्स की जब मॉरल्स की बात की जाती है, तो उसी के साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ में भी जब आप रिसर्च करोगे तो वहां पर भी आपको ये चीज मेक श्योर करना है, या आपको ये मेक श्योर करना है कि आप गलत तरीके से रिसर्च ना करें। कि आप गलत तरीके से रिसर्च ना करें, जो रिजल्ट आ रहा है वैसे ही रखें, कुछ बायस ना हो, है ना। आजकल तो एआई, चैट जीपीटी वगैरह को लोग यूज कर रहे हैं अपनी रिसर्च के लिए, रिसर्च पेपर लिखने के लिए। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि एथिकली सही नहीं है। तो बस वही है कि जो चीजें एथिकली सही नहीं है उन चीजों का इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है। तो जैसे हम अपनी पर्सनल जिंदगी में भी पॉजिटिव और नेगेटिव चीजों को लेके चलते हैं, हम ये मेक श्योर करते हैं कि कौन सी चीजें पॉजिटिव और कौन सी चीजें नेगेटिव हैं, और उनको हम अपनी जिंदगी की जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं उस पर फोकस ना करके जो हमारी जिंदगी की पॉजिटिव चीजें उस पर फोकस करते हैं। उसी तरीके से रिसर्च के अंदर भी हमें ये चीज मेक श्योर करनी पड़ती है कि जो चीजें पॉजिटिव हैं उस पर ही फोकस किया जाए, जो नेगेटिव है उस पर फोकस ना किया। समझ आ गए? तो उसी पे अभी हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। रिसर्च एथिक्स ग्रीक वर्ड एथो से आया, जिसका मतलब है कन्वेंशन, एक स्पिरिट ऑफ कम्युनिटी। मतलब एक चीज जो एक तरीके से आइडिया बन चुकी है, सब लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। मॉरल प्रिंसिपल दैट गवर्न अ पर्सन्स बिहेवियर और कंडक्ट ऑफ एक्टिविटी। मतलब वो मॉरल बिहेवियर बन चुका है या एक कंडक्ट बन चुका है जिसके अकॉर्डिंग लोग क्या कर रहे हैं? एक्ट कर रहे हैं, एक्ट करते हैं, रिएक्ट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। लोग एक्ट कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं किस तरीके से कि कौन सी चीज हमारे लिए सही है और कौन सी चीज हमारे लिए गलत है। Either it is right for us or it is not right for us. Involve the application of fundamental ethical principles of planning, conducting and publishing of research. ठीक है, तो ये तो रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाता है। जैसे हमारे घर के लोग या जब हम छोटे होते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं जो हमें लगता है कि एथिकल है, या हमारे घर वालों को लगता है कि एथिकल है, और जो हमारे घर वालों को लगता है कि हमें फॉलो करनी चाहिए। क्या? कि सच बोलना चाहिए जी, झूठ नहीं बोलना चाहिए। पापा हमेशा बोलते हैं बेटा हमेशा सच बोलना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अचानक से घंटी बजती है तो आपके पापा बोलते हैं देख कौन है, तो बोलते शर्मा अंकल आए, तो बोलते हैं अच्छा, बोलते कि अंकल पापा तो घर नहीं है। तब आप फिर दुविधा में आ जाते हो, तब आप टेंशन में आ जाते हो कि कल तो पिताजी भाषण दे रहे थे
कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए, आज खुद ही ये झूठ बोल रहा है ना, मजाक कर रहा हूँ। द पॉइंट इज कि हमें अपनी पर्सनल लाइफ में जहाँ पर बहुत सारे एथिक्स की बात की जाती है, पर्सनल लेवल में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी है या जो भी ब्ला ब्ला करके चीजें बताई जाती हैं, उसी के अंदर हमारे पास एक पर्सपेक्टिव आता है किससे रिलेटेड, कि रिसर्च के अंदर भी उन एथिक्स को क्या करना, संभालना, उन एथिक्स की रिस्पेक्ट करना जरूरी। डेफिनेशन ऑफ रिसर्च एथिक्स, द मॉरल प्रिंसिपल्स गाइडिंग द कंडक्ट ऑफ एनी रिसर्च। एक रिसर्च करने के लिए जो भी मॉरल प्रिंसिपल्स हैं, जो भी मॉरल सर्कमस्टांसेस हैं, उनको फॉलो करना, और ये पता होना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है, दैट इज रिलेटेड। अगर वही चीजें क्या सही और क्या गलत है, क्या सही और क्या गलत है, अगर वो आपकी पर्सनल लाइफ के साथ रिलेटेड है, दैट इज योर पर्सनल लाइफ मॉडल, पर्सनल लाइफ एथिक्स, जो हम अपनी पर्सनल लाइफ में फॉलो करते हैं कि अच्छा ये इसका ये एथिक्स है, ये वो एथिक्स है। और अगर फिर उसी चीज को, है ना, अगर उसी चीज को हम रिसर्च के अंदर फॉलो करना शुरू करते हैं, कहां पर, रिसर्च के अंदर, उसी को हम कहां पे फॉलो करते हैं, रिसर्च के अंदर, रिसर्च के अंदर। तो दोस्तों, नहीं मेरे पापा आए थे लेकिन उससे पहले मैंने वो बात बोल दी थी, उसके बाद एंट्री किया। एक्चुअली वो बाहर इंटरनेट खराब हो गया तो उसको सही करवा रहे हैं, तो डायलॉग मैंने बोल दिया था, या ये हो सकता है कि वो डायलॉग बाहर सुन गया हो और वो इस वजह से अंदर आए, लेकिन उस टाइम तक तो बात निकल चुकी थी, तूफान थम चुका था, जा चुका। सो रिसर्च करते हुए प्लानिंग, कंडक्ट, रिपोर्टिंग, इन सारी चीजों पे हमें क्या करना पड़ता है, फोकस करना है। यार वेरी चालाक, यू आर वेरी चालाक ब्रो, वेरी चालाक। सो रिसर्च एथिक्स का मीनिंग है, सिंपल तरीके से आप लोगों को याद रखना। अब पेपर के अंदर एक चीज जो बहुत ज्यादा सवाल बन के आती है, उसको समझ लो कि रिसर्च एथिक्स रिसर्च एथिक्स दो चीजें आती हैं। पहली बात, रिसर्च एथिक्स कहां कहां पर वल्नरेबल होते हैं या कहां पर इनकी जरूरत होती है और कहां पर नॉट वल्नरेबल, मतलब कि कहां पर रिसर्च एथिक्स की ज्यादा इस्तेमाल होता है या कहां पर आपको रिसर्च एथिक्स को थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी पड़ती है, कहां पर आपको रिसर्च एथिक्स को इंपॉर्टेंस नहीं देनी पड़ती है। तो वो उस चीज के बारे में अभी हम क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। हाँ सही में कुछ भी हो जाएगा, हिमालय पे चला जाऊंगा लेकिन आईपीएल और बिग बॉस नहीं देखूंगा अपनी जिंदगी में कभी। कोई पैसे भी देगा ना तो भी नहीं। करेले का जूस पी लूंगा, नीम के पत्ते खा लूंगा, सब कर लूंगा, लेकिन ना तो कभी आईपीएल देखूंगा ना ही कभी बिग बॉस देखूंगा। वल्नरेबल और नॉन वल्नरेबल। वल्नरेबल कहां पर होते हैं, जहां पर डेटा की एंट्री होती है, वहां पर रिसर्च एथिक्स की इंपॉर्टेंस आती है, वहां पर रिसर्च एथिक्स को हमें क्या करना पड़ता है, ध्यान में रखना पड़ता है। मतलब जहां पर आप डेटा कलेक्ट करते हो, मैं खुद बहुत बड़ा फैन हूं किलियन मर्फी का। डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस और डेटा इंटरप्रिटेशन, ये वो स्टेजेस हैं जहां पर रिसर्च एथिक्स की जरूरत काफी ज्यादा होती है, या रिपोर्ट राइटिंग भी बोल सकते हो आप लास्ट में, रिपोर्ट राइटिंग, कि जिसके अंदर इन सब चीजों की जरूरत है वो सबसे ज्यादा होती है। और बाकी जैसे प्रॉब्लम हो गई
ऑब्जेक्टिव्स हो गए, हाइपोथेसिस वगैरह हो गया, वहां पर ये इतने वल्नरेबल नहीं होते। उन पॉइंट्स पे ये ज़्यादा वल्नरेबल नहीं होता, क्योंकि वहां पर इसकी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती नहीं है, ज़्यादा कोई फर्क है वो पड़ता है, ठीक है, वहां पर कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, तो उसका कोई इसके साथ ज़्यादा खास लेना देना होता है। तो वो प्रॉब्लम हो गया, हाइपोथेसिस हो गया, रिसर्च डिज़ाइन, तो इसके अलावा जितने भी पॉइंट्स आ जाएंगे वो इधर आ जाएंगे रिमेनिंग में। जो रिमेनिंग रह जाएगा वो इधर है, जो रिमेनिंग है वो इधर रह जाएगा। क्लियर? जो रिमेनिंग है वो यहाँ पे है, राइट? सो जब भी डेटा कलेक्शन की बात आती है, जब भी डेटा एनालिसिस की बात आती है, या जब भी डेटा के साथ छेड़छाड़ की बात की जाती है, तो वहां पर रिसर्च एथिक्स की ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि लोग डेटा को छेड़छाड़ करके ही अपनी रिसर्च फाइंडिंग्स को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। अपने ऑब्जेक्टिव को चेंज नहीं कर सकते लिटरेचर, जो चेंज कर सकते हैं वो डेटा ही है। इस वजह से रिसर्च एथिक्स कहां पर ज्यादा सीरियस रोल प्ले करते हैं, या कहां पर इनकी इंपॉर्टेंस नजर आती है, जहां पर आप डेटा कलेक्ट करना, डेटा एनालिसिस करना शुरू करते हैं। जहां पर आपका मेन काम किससे रिलेटेड शुरू हो जाता है, डेटा से रिलेटेड शुरू हो जाता है। ये चीज मैं पहले बता रहा हूं, फिर बाकी तो बाद में आप इस चीज को क्या कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो। एथिक्स की डेफिनेशन वगैरह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसको अगर आप पढ़ना चाहते हो तो यू कैन स्टडी, बट इसमें यही बताया हुआ है कि हम देखो एक सिंपल सी बात समझने की कोशिश करो। ये टॉपिक इस वजह से इतना आसान हो जाता है क्योंकि ये ना कॉमन सेंस वाला टॉपिक है। आप खुद सोच सकते हो कि ये चीज अगर मैं करूंगा तो ये मेरे लिए सही है, और ये मैं चीज करूंगा तो वो मेरे लिए, समझ आए? आप खुद ही इस चीज को अंडरस्टैंड कर पाते हो कि अच्छा अगर मैं ये काम करूंगा तो वो तो मेरे लिए सही है, और अगर मैं ये काम करूंगा तो वो मेरे लिए गलत है। जैसे सपोज करो कि मैं किसी का डेटा इस्तेमाल कर रहा हूं और रेफरेंस दे रहा हूं, दैट इज परफेक्टली फाइन। लेकिन अगर मैं किसी का डेटा इस्तेमाल कर रहा हूं, किसी वेबसाइट को यूज कर रहा हूं, लेकिन फिर रेफरेंस नहीं दे रहा, तो वो गलत है, प्लेजरिज्म में आ जाएगा। तो वही पॉइंट है कि आप प्रोस्पेक्टिवली देखते हो, रिस्पेक्टिवली कौन सी चीज से रिलेट होता है, कौन सी चीज सही है, और सही चीज को सही कैसे करना है और गलत को सही कैसे करना है, इन दोनों चीजों के बारे में, इन दोनों पॉइंट्स के बारे में जब आप क्या करते हो, डिस्कशन। वॉइस ब्रेक हो गई। चलो मीनिंग समझ आ गया, अब आगे बढ़ते हैं। रिसर्च है, अब सोचो कि रिसर्च में एथिक्स की जरूरत क्यों पड़ती है, व्हाई वी नीड एथिक्स इन रिसर्च, कौन बताएगा? हमें रिसर्च के अंदर एथिक्स की जरूरत क्यों पड़ती है, कौन बताएगा? So that it won't be biased बताओ। and it helps us to get the result that is अब बोलो ना, actually स्टक तो बड़ा लगा रखा था। रिसर्च के अंदर एथिक्स की उसी तरीके से जरूरत है जैसे हमारी पर्सनल लाइफ में एथिक्स की जरूरत है। हर चीजों को सही तरीके से रखना, हर चीजों को सिस्टमेटिक रखना, दैट इज व्हाट वी कॉल एथिक्स। हमारी पर्सनल जिंदगी में अगर एथिक्स होंगे, हमारी पर्सनल जिंदगी में अगर एथिक्स हो, जो चीजें सिस्टमेटिक वे में होंगी तो कितना सही रहता है। इसकी एक सिंपल सी उदाहरण मैं आप लोगों को देता हूँ। हर किसी का एक शेड्यूल होता है, हर किसी की एक रूटीन होती है, और हर बंदा अपनी रूटीन को फॉलो करने की कोशिश करता है। लेकिन कई बार हम इतना ऑटो पायलट मोड पे चले जाते हैं कि हम चाहते हैं कि यार मेरी जिंदगी में कुछ
चेंज हो, मैं चाहता हूँ, मैं बोर हो चुका हूँ, कुछ हो नहीं रहा, और आप सोचते हैं कि क्या करूँ। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव करना चाह रहे हो और आपसे कुछ नहीं हो पा रहा, तो आपको सबसे पहले अपनी रूटीन को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी पूरी ज़िंदगी, आपका फ्यूचर आपकी रूटीन में छिपा हुआ है। जैसी आपकी रूटीन होगी वैसा आपका फ्यूचर होगा। वही अगर सुबह 8 बजे उठ रहे हो, 8:30 बजे उठ रहे हो, 9 बजे उठ रहे हो, और आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में कुछ चेंज आए, तो थोड़ा जल्दी उठना शुरू करो। उस 1 घंटे को, 2 घंटे को इस्तेमाल करो, किसी स्किल पे फोकस करो। अब एक शेड्यूल है। कैसे? जैसे आप सुबह उठते हो तो उठते ही खाना खा लेते हो, उसके बाद फिर नहाते हो, देन ब्रश करते हो। ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। कैसा होता है? क्या रूटीन होती है? क्या रूटीन रहती है? पहले उठोगे, ब्रश। चलो मैं आपको 3-4 चीजें बताता हूँ, आप अपना सुबह के टाइम पे करो। 5 स्टेप्स बताता हूँ, ये 5 स्टेप्स फॉलो करो। आधा घंटा लगेगा बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ आधा घंटा सुबह देना है। 5 चीजें बताता हूँ, 5 चीजें करो, आपकी रूटीन तो चेंज हो ही जाएगी और 36 चीजें आपकी चेंज हो जाएंगी। सबसे पहले जब आप सुबह उठते हो, फर्स्ट स्टेप में क्या करोगे? मेक योर बेड। उठते ही मेक योर बेड का मतलब है अपने बेड को साफ करो प्रॉपरली, जो भी चद्दर दरी जो भी आप लेके रखते हो उसको प्रॉपरली फोल्ड करके उसको एक जगह पे रखो, ताकि दोबारा जब उसकी जरूरत पड़े तो आप उसको क्या करो? इस्तेमाल कर लो। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या है? दोबारा अपने बेड पे बैठो, 2 मिनट के लिए आंखें बंद करो, शांत रहो और ग्रेटिट्यूड करो भगवान का कि आज मेरी आंखें खुल गई हैं। भगवान का शुक्रिया करो कि मेरे को, हम अपनी जिंदगी में ये चीज भूल जाते हैं, ग्रेटिट्यूड करना भूल जाते हैं। तो ग्रेटिट्यूड करो कि आज, आपको पता है हर रोज कितने सारे लोग उठ ही नहीं पाते, पता नहीं कितने लाख लोगों का रात को सोते हैं, सुबह उठते ही नहीं है, डेथ हो जाती है। तो अगर आप उठे रहे हो, सुबह आंख खुली है, तो उसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा करो। तीसरा स्टेप जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, कम से कम 2-3 गिलास पानी पियो। 2-3 गिलास पानी पियो ब्रश से पहले। जितना पानी पी सकते हो मैक्सिमम पानी पियो। थोड़ा सा गर्म करके पियोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा सा वार्म वाटर है वो पियो। देन जब ब्रश कर रहे हो, एक चीज, ब्रश कर रहे हो तो ब्रश करने के बाद 10 से 20 स्क्वेट करो। ब्रश कर लिया, वॉशरूम में ही एक्सरसाइज भी हो जाएगी, या फिर इसके बाद ही 5 मिनट एक्सरसाइज कर लो, बस 5 मिनट टहल लो, मॉर्निंग वॉक कर लो या कुछ भी कर लो। ये 4 से 5 स्टेप्स अगर आप फॉलो करोगे तो आप लोगों को रूटीन तो चेंज होगी होगी, लेकिन साथ ही साथ आप रिफ्रेश फील करोगे पूरे का। पता नहीं बीच में कहाँ से मेरे को ज्ञान आ जाता है, आपको देने लगता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि पढ़ाई तो करते ही रहते हो, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हम करेंगे अपनी ज़िंदगी में, तो छोटे छोटे चेंजेस से ही बड़े इफेक्ट है वो हमें देखने को मिलते हैं। इसके लिए सुबह 5 बजे उठना जरूरी नहीं है बेटा। 8 बजे भी उठ रहे हो तो ये सारे काम 8 से लेकर 8:30 बजे के बीच में हो जाएंगे। सिर्फ आधा घंटा लगेगा इन सारे कामों को करने में। आधा घंटा भी शायद ज्यादा ही बोल रहा हूँ, 15-20 मिनट में ये सारे के सारे काम हो जाएंगे। मतलब ये है कि आप सुबह उठो तो ये काम करो। आप जितने बजे भी उठ रहे हो, आधा घंटा अपने आप को दो थोड़ा।
सो वैल्यूज दैट आर इसेंशियल टू कोलैबोरेटिव वर्क, किसी के साथ काम करते हो तो आपको पता चलता है कि टीम वर्किंग, वर्क पे फोकस कर रहे हो, अकाउंटेबिलिटी फॉर पब्लिक एंड सोसाइटी, क्योंकि देखो आपकी रिसर्च से कौन एडवांटेज डिसएडवांटेज लेने वाला है, आपकी रिसर्च किसके लिए है, आपकी रिसर्च तो सोसाइटी के लिए है। तो अगर आपकी रिसर्च ही गलत है, आपने अपनी रिसर्च के लिए गलत सिस्टम बना रखा है, तो फिर उससे भी क्या हो जाता है, सोसाइटी को भी नुकसान होगा। और सपोर्ट, पब्लिक सपोर्ट फॉर रिसर्च। अब देखो इसमें क्या है कि जरूरी नहीं, देखो मैं आपको बताता हूँ, आपका सोने का और उठने का एक ही समय एक ही होना जरूरी है, ये जरूरी है। मैं ये नहीं बोला कि तुम 5 बजे उठो, अगर तुम सुबह 7 बजे भी उठ रहे हो ना और रात को 11 बजे सो रहे हो या 12 बजे भी सो रहे हो, तो ये मेक श्योर करो कि 12 बजे तुम सो रहे हो और 7 बजे तुम उठ रहे हो। तुम्हारा सोने का और उठने का समय हर रोज सेम होना चाहिए, जरूरी है, फिक्स होना चाहिए, तभी तुम एक अच्छी रूटीन में, उस तुम्हारे क्लॉक में वो सारी चीजों को अंडरस्टैंड कर पाओ। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च, पहला तो ह्यूमन पार्टिसिपेंट। अब ये मैं पॉइंट आपको आगे काफी बार बताऊंगा। दो चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, एक होता है पार्टिसिपेंट्स को प्रोटेक्ट करना और दूसरा होता है कॉन्सेंट लेना। जिस बंदे को आप अपनी रिसर्च का हिस्सा बना रहे हो उसकी कंसेंट लेना जरूरी है। मतलब मैं किसी की कनपट्टी पे बंदूक रख के उसको नहीं बोल सकता कि मेरी रिसर्च का ये डेटा मिल गई, मेरे को ये इन्फॉर्मेशन दे, ये तो गलत हो जाएगा। किसी से जबरदस्ती तो कंसेंट नहीं ले सकते ना, कि आप जबरदस्ती किसी का गला पकड़ के बोलो कि भाई नहीं नहीं ये होगा, फिर तो वो गलत हो जाएगा। और दूसरा प्रोटेक्ट ह्यूमन पार्टिसिपेंट, जो भी आपके रिसर्चर का पार्ट है, जो भी लोग आपकी रिसर्च का पार्ट बन रहे हैं, तो वो उनको प्रोटेक्ट करना भी आपकी जिम्मेवारी है। इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को, और रिसर्च एक्टिविटीज में अगर किसी तरीके का कोई रिस्क है तो उस रिस्क से बचाना, कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब जो नॉर्मल कॉमन सेंस की चीजें हैं उस पर फोकस करना जरूरी है। इंपॉर्टेंस टू प्रमोट एथिक्स ऑफ रिसर्च या एम ऑफ रिसर्च, वैल्यूज की जरूरत है, पैसे लेना, अकाउंटेबिलिटी है, ट्रस्ट है, पार्टिसिपेंट्स के राइट, वेलफेयर, एनोनिमिटी। कई बार पता क्या होता है, कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि हम अपनी हम आपकी रिसर्च का हिस्सा तो बन जाते हैं, लेकिन हम अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहते। आपको हम डेटा देंगे लेकिन आप हमारी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते, है ना, आप हमारी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते, आपको हमारी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। एनोनिमिटी, कॉन्फिडेंशियल, एनोनिमसली आप उनका क्या करते हो, डेटा कलेक्ट करते हो। एनोनिमसली आप उनसे क्या करते हो, डेटा कलेक्ट करते हो। इसमें वो बोलते हैं कि ठीक है, आप अपनी रिसर्च का हमें पार्ट बनाना चाहते हो, हम आपकी रिसर्च का पार्ट बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेक श्योर कीजिए कि हमें हमारी जो रिसर्च है उसमें हमारा नाम नहीं आना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन भी रखनी है। प्रोटेक्ट द वल्नरेबल ग्रुप एंड अदर स्टडी पार्टिसिपेंट्स। अब देखो इसमें ये है कि जैसे सपोज करो कई बार क्या होता है, लेबोरेटरी वगैरह में भी जाके लेना पड़ता है, तो आपको पहले ये देखना पड़ता है कि जो लोग आपकी रिसर्च का हिस्सा बनने वाले हैं वो इमोशनली भी स्ट्रांग है। जैसे आप किसी लड़की को अपनी रिसर्च का हिस्सा बना लेते हो और आप उसको बोल देते हो कि लैब में जाना है, वहां पे एक्सपेरिमेंट करना है, तो वो बोल देते हैं कोई दिक्कत नहीं सर, मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ। अब लेबोरेटरी में वहां पे कुछ ब्लास्ट हो जाता है और दीदी शॉक में आ जाती है, दीदी फेंट हो जाती है, अब तुम अपनी रिसर्च को संभालोगे या दीदी को संभालोगे, तो दिक्कत हो जाती है। तो इस वजह से आपको ये चीज मेक श्योर करनी पड़ती है कि आपके जो रिसर्च पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी सिलेक्ट करने आपको अपने सोच समझ के, कि ऐसा ना हो कि आपकी रिसर्च आप पे ही भारी पड़ जाए, यही रात अंतिम, यही रात भारी, कहीं आप पे ही भारी पड़ जाए। दूसरा देखो ये बता ना, पार्टिसिपेंट्स का सेफ गार्ड करना है, कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं करनी, कोई जबरदस्ती नहीं करना उनके साथ। रिस्क बेनिफिट, देखो हर रिसर्च में रिस्क भी होता है और बेनिफिट भी होता है, तो हम हमेशा एक रेशियो लेके चलते हैं जिसके अंदर हम ये मेक श्योर करते हैं कि ये हम कंसीडर करें कि इस रिसर्च के अंदर कितना रिस्क है और इसमें कितने बेनिफिट है, और हम वही रिसर्च को कंडक्ट करते हैं जहां पर
बेनिफिट्स होते हैं वो मोर होते हैं और जो रिस्क होता है वो लेस होता है। जहां पर रिस्क होता है वो कम होता है और बेनिफिट्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं। रिस्पेक्ट, डिग्निटी, प्राइवेसी, डिस्क्लोजर, फुल फेयर ट्रीटमेंट, ठीक है, ये सारी चीजें करने में की जरूरत है। और तीसरा लास्ट, बिल्ड कैपेबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट टू एक्सेप्ट रिजेक्ट पार्टिसिपेट। अब इसके अंदर भी होता है, सपोज कर अगर कोई बंदा मेरे को बोलता है कि आप हमारी रिसर्च का हिस्सा बन जाओ, तो उस रिसर्च का हिस्सा बनना और ना बनना मेरे हाथ में है। कोई मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। यस, कोई मेरे साथ जबरदस्ती कर सकता है कि भाई आपको हिस्सा बनना ही पड़ेगा, नहीं, कोई भी मेरे साथ इस पर्टिकुलर चीज को लेके जबरदस्ती नहीं कर सकता। तो अगर मैं उस रिसर्च का हिस्सा नहीं बनना चाहता, इफ आई डोंट वांट टू बी द पार्ट ऑफ, आई डोंट वांट टू बी द पार्ट ऑफ रिसर्च, तो कोई मेरे को फोर्सफुली रिसर्च का हिस्सा नहीं बना सकता। वो मेरी इच्छा है कि मेरे को रिसर्च का हिस्सा बनना है तो बनना है, नहीं तो नहीं। कम्युनिकेशन की कोई क्लास नहीं है भैया, अभी कम्युनिकेशन का कोर्स कहाँ से आ गया? 7 बजे शाम से पेपर 2 की क्लास शुरू है। अब आता है कि कौन सी चीज एथिक है और कौन सी चीज एथिक नहीं है। एथिक क्या है? पॉजिटिव वैल्यूज एथिक्स है और नेगेटिव एथिक वैल्यूज अनएथिकल है। यस, पॉजिटिव वैल्यू एथिक्स है, जो पॉजिटिव नहीं है वो अनएथिकल है। जब आप एक कम्युनिटी, एक सोसाइटी की बात करते हो तो वो एथिक्स है। जब वो आप प्राइवेट मैटर है तो वो अनएथिकल है। समझ लो, अगर आप अपने पर्पस के लिए, सेल्फिश मोटिव के लिए रिसर्च कर रहे हो तो वो अनएथिकल है। अगर आप अपने किसी सेल्फिश मोटो को, सेल्फिश पर्पस को फुलफिल करने के लिए, आप अपने सेल्फिश मोटो को फुलफिल करने के लिए रिसर्च कर रहे हो, तो वो एथिक्स नहीं है। अबाउट रियल पावर रिलेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हो, अथॉरिटी की बात कर रहे हो, इससे कुछ पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में चीजें नजर आती हैं, अनबायस्ड हो, तो वो एथिकल है। लेकिन किसी को जज करना, किसी की मॉरल स्टेट को जज करना, तो वो अनएथिकल है। आप किसी को जज कर सकते हैं, जज करना एक गलत चीज है। कोई बंदा क्या फील कर रहा है, किस सिचुएशन से निकल रहा है, तो उसके प्रति कोई जजमेंट पास करना तो ये राइट नहीं है हमारे पास। कोई बंदा किस सिचुएशन में गुजर रहा है, जब तक आप उस सिचुएशन से नहीं गुजरोगे तब तक आप किसी को जजमेंट नहीं दे सकते हैं। यस और नो, वी कांट जज अ पर्सन विदाउट गोइंग थ्रू हिज और हर सिचुएशन, राइट। लेकिन आज के टाइम पे बड़ा आसान हो रखा है जजमेंट देना। लोग बड़ी आसानी से लोगों को जज कर लेते हैं, ऐसा है, ये वैसा है। नॉर्मली लोग जजमेंट पास करते हैं, स्पेसिफिकली फीमेल के केस में इट इज सो मच इजी फॉर पीपल टू गिव एनी सॉर्ट ऑफ जजमेंट। किसी के कपड़ों को लेके, किसी के कैरेक्टर को लेके, किसी के बिहेवियर को लेके, पीपल आर सो मच जजमेंटल अडे। सो दिस इज नॉट अ गुड साइन और जैसे कि गुड कम्युनिटी का पार्ट नहीं है। तो इस तरीके की चीज़ों को लेके तब जजमेंट देनी ही नहीं चाहिए यार। हम इस लायक ही नहीं है कि हम उस चीज़ को दें। चलो कोई बात, तो जजमेंट दे रहे हो दैट इज समथिंग अनएथिकल किसी के पर्सपेक्टिव। अब गुड साइंस, अब एक साइंस को अगर देखा जाए तो कोई प्रॉब्लम है, ऑब्जेक्टिव है ना, प्रॉपर मेथोडोलॉजी और प्रॉपर एनालिसिस है, ये आपका एक साइंस का पार्ट बन जाएगा। और एथिक्स का पार्ट क्या बन जाएगा? आपने सही तरीके से अपने सब्जेक्ट की सिलेक्शन की है। फेवरेबल रिस्क बेनिफिट रेशियो, फेवरेबल रिस्क बेनिफिट रेशियो समझ रहे हो ना? रिस्क बेनिफिट रेशियो का मतलब क्या हुआ कि उस चीज के अंदर रिस्क कितना है और बेनिफिट कितना है। तो फेवर किस में आना चाहिए कि आपको जो बेनिफिट हो रहे हैं वो मोर एंड मोर होने चाहिए, मोर एंड मोर बेनिफिट। जो बेनिफिट्स है वो ज्यादा होने चाहिए और जो रिस्क है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और इंडिपेंडेंट रिव्यू, जैसे आप पीयर रिव्यू नाम से आप लोगों ने सुना होगा, पीयर रिव्यू। जब आपका रिसर्च पेपर पब्लिश होता है तो वो पीयर रिव्यू किया जाता है। आप किसी रिसर्च पेपर को पब्लिश करने के लिए किसी रिसर्च
में आर्टिकल जर्नल में भेजते हो, तो वहां पर आपके जो पीयर्स होते हैं, जो और लोगों की टीम बैठी हुई होती है, वो पहले आपके रिसर्च पेपर को क्या करती है, स्टडी करती है। उसके बाद ही वो ये डिसाइड करती है कि आपके रिसर्च पेपर को पब्लिश करना है या नहीं करना, कि भाई आपके रिसर्च जर्नल को, आपके रिसर्च पेपर को पब्लिश करना है या नहीं करना है, ठीक है, वो तभी डिसाइड करते हैं। 4 बेसिक पिलर्स ऑफ रिसर्च एथिक्स। टेनेट्स का मतलब है पिलर, देखो ऑनेस्टी, एक्यूरेसी, ऑब्जेक्टिविटी और एफिशिएंसी। नॉर्मल पॉइंट है, नॉर्मल पॉइंट है। ऑनेस्टी का मतलब जो आप काम कर रहे हो ऑनेस्ट तरीके से कर रहे हो, उसके अंदर कुछ भी गलत नहीं है। एक्यूरेसी का मतलब आप अपने मेथड्स को सही इस्तेमाल कर रहे हो, एक्यूरेटली आप अपने मेथड्स का इस्तेमाल कर रहे हो, आप कुछ भी इनएडिक्वेट इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। ऑब्जेक्टिविटी, आप खुद की कुछ सब्जेक्टिविटी को नहीं घुसा रहे हो कि भाई मैं इस चीज़ को लेकर सब्जेक्टिव हूँ, या मैं इस चीज़ को लेके मेरे अंदर ये, मेरे दिमाग के अंदर ये चीज़ें चल रही हैं। और एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि आप वेस्टेज को क्या करोगे, अवॉइड करोगे, रिसोर्सेज को वाइजली यूज करोगे, रिसोर्सेज वाइज, है ना, वाइजली आप यूज करोगे, ऐसा नहीं है कि वेस्टेज करोगे। ये भी बहुत ज्यादा जरूरी, दिस इज इंपॉर्टेंट। मेन अप्रोचेस टू रिसर्च एथिक्स। 3 तरीके की रिसर्च अप्रोचेस हैं, इंपॉर्टेंट है, डियोंटोलॉजिकल, एथिकल, स्केप्टिज्म और यूटिलिटेरियन। ध्यान से समझना, तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है। देखो डियोंटोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, देखो डी इस तरीके से होती है और डी होती है गोल, और गोल होती है दुनिया। ऐसे याद रख सकते हो, डियोंटोलॉजिकल प्रिंसिपल वो प्रिंसिपल है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल। क्या है? जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल। समझ आ गया? बोलो, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल। यार मेरे घर वालों ने मुझे ये बोतल ला के दे दी, अब इसमें से पानी तक नहीं पीना आ रहा मुझे। इससे पानी कैसे पीते हैं? चलो कोई बात नहीं, बच्चों वाली नहीं है यार। वैसा था कि 2-3 लीटर पानी दिन में पी लेना चाहिए, तो मैंने कहा ये काउंट वाली दे दो, कम से कम ये 2 बोतल पी ली, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाँ इसका पानी का कोटा पूरा हो गया। इस वाला और तो अरे बॉटल तो वो दूसरी तो पड़ी हुई है, एक्चुअली मैं ठंडा पानी नहीं पीता, ठंडा पानी पीने से ना गला खराब हो जाता है, इस वजह से। नहीं वो उस तरीके से बच्चों वाली नहीं है यार, तुम तो जानवरों वाली बातें करने लग गए हो। ये एक लीटर की बोतल है, मतलब इसमें 1000 ml पानी है। इस वजह चलो, जजिंग एथिकल इश्यूज ऑन द बेसिस ऑफ सम यूनिवर्सल कोड। यूनिवर्सल कोड का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर वो प्रिंसिपल्स होते हैं, वो मेथड्स होते हैं जहां पर आप यूनिवर्सल कोड का इस्तेमाल करते हैं। मतलब वो प्रिंसिपल जो पूरी दुनिया में एप्लीकेबल है। जैसे बोलते हैं कि सच बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए, तो ये दुनिया के हर कोने में बोला जाता है कि हाँ भाई हर किसी को सच बोलना चाहिए। यूनिवर्सल ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो इसको हर कोई फॉलो करता है, ठीक है, इंडिया में, पाकिस्तान, अमेरिका, जापान, हर जगह पर ये बोला जाता है कि भाई ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी है। इस वजह से हर किसी को ऑनेस्टी फॉलो करनी चाहिए, लेकिन फॉलो कोई नहीं करता, सिर्फ बोली जाती है, फॉलो कोई नहीं करता। एथिकल स्केप्टिज्म। एथिकल स्केप्टिज्म का मतलब होता है रिलेटिव वैल्यू। एथिकल स्केप्टिज्म समझ रहे हो? जैसे स्केप्टिज्म होता है, मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं ना, वो स्केप्टिकल होते हैं। स्केप्टिकल का मतलब क्या हुआ, हिंदी में क्या बोलते हैं, शक 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 बोल देते हैं ना। तो एथिकल स्केप्टिज्म का मतलब होता है कि यहाँ पर इंडिविजुअल पर्सन और कल्चर के अकॉर्डिंग वैल्यूज डिसाइड की जाती है। कैसे? कल्चर के अकॉर्डिंग।
कल्चर, मतलब हमारे कल्चर में वही चीज है, जैसे मैं वही कल परसों आप लोगों को बता रहा हूँ कि इंडिया के कल्चर में कपड़ों का अलग कंसेप्ट है, फॉरेन में अलग है। इधर एक आंटी जो साड़ी पहनती है, फॉरेन में उसी साड़ी में पूरे मोहल्ले की औरतों के कपड़े बन जाएंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे देश के लोग गलत हैं या फिर उधर के गलत हैं, दोनों सही हैं। दैट इज रिलेटिव वैल्यू, दैट इज आर्बिट्रेरी, दैट इज इंडिविजुअल, दैट इज कल्चरल वैल्यूज। तो जब हम कल्चरल वैल्यूज की बात करते हैं, दैट इज एथिकल स्केप्टिज्म। दुबई मतलब ऐसा देखो, दुबई ना, मैं आपको बताता हूँ, दुबई एक रीजन की वजह से पूरी दुनिया में इतने तेजी से ग्रो हो रहा है, दैट इज वहां पर क्रिमिनल्स को जो सजा मिलती है दैट इज सो हार्ड। वहां पर आपको छोटे से छोटे क्राइम के लिए भी इतनी भयंकर सजा है कि आप वो उस तरीके की एक्टिविटी कर ही नहीं सकते, यू कांट। और जब लोग रूल को फॉलो करेंगे तो देश अपने आप तरक्की करेगा। और वहां पर मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ, ये एथिकल स्केप्टिज्म की बात करता हूँ, यूनिवर्सल कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ। अब वहां पर एक मॉल है, अगर आप सर्च करोगे उसका नाम ही दुबई मॉल है, ठीक है। वहां पर जो फाउंटेन जो शो होता है ना, दुबई मॉल बोलते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा मॉल है। मतलब आप उसको घूमते रहो, पूरा हफ्ता घूमते रहो, आप कभी वो खत्म नहीं होता, इतना बड़ा मॉल है दुबई मॉल। अब वहां पर उस मॉल में जा रहे हैं, अब उसके अंदर आपको हर तरीके के, सामने से एक आंटी साड़ी पहन के भी आ रही है, एक आंटी सूट में भी आ रही है, एक कोई फॉरेन की लड़की है, वो उसने शॉर्ट्स भी पहने हुए हैं, सऊदी अरेबिया का लड़का आ रहा है, वो जो ऐसे कपड़े पहन रखे होते हैं, किसी को किसी कोई मतलब नहीं है, कोई किसी को देख नहीं रहा, हर कोई अपनी जिंदगी में मस्त है। एंड दिस इज द रीजन दैट दुबई इज फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री इन द वर्ल्ड। उसका रीजन यही है। अब इंडिया के अंदर ऐसी सिचुएशन को इमेजिन कर सकते हो, अगर एक लड़की भी ऐसी हो तो 36 उसके आसपास चक्कर लगाने वाले आ जाते हैं। जब तक एक आधा पिट नहीं जाता ना, जब तक एक आधे की पिटाई नहीं हो जाती, तब तक वो नहीं जाते। So this is what we call relative, arbitrary, individual, cultural. इसको बोलते हैं ethical skepticism। Ethical skepticism. Then आता है utilitarianism. Utility का मतलब होता है advantage. Utility का मतलब होता है usefulness, एक तरीके से किसी चीज से होने वाला फायदा। यहाँ पर आप बेनिफिट और कॉस्ट को कंपेयर करोगे, बेनिफिट और कॉस्ट को कंपेयर करोगे, आप ये मेक श्योर करोगे किसी चीज से होने वाले बेनिफिट उसकी कॉस्ट से हमेशा ज्यादा हो। किसी चीज से होने वाले बेनिफिट, किसी भी सर्कमस्टांसेस से, किसी भी एक्शन से होने वाले बेनिफिट उसकी कॉस्ट से हमेशा क्या होंगे, ज्यादा हो, सरप्लस हो। तो हम इन दो चीजों पे क्या करते हैं, फोकस करते हैं। बेनिफिट मतलब एक रिसर्च है, उससे होने वाले बेनिफिट उसकी कॉस्ट से ज्यादा है, उस पर जो खर्चा हो रहा है वो कम है, लेकिन उसका जो आउटपुट निकलने वाला है वो ज्यादा है, तो उसको हम बोल देते हैं यूटिलिटेरियनिज्म अप्रोच। दैट इज व्हाट वी कॉल यूटिलिटेरियनिज्म। तो ये हमारा रिसर्च एथिक्स है। इसमें कुछ चीजें हैं वो रह गई हैं, दो टॉपिक रह गया आपका, एक तो रह गया हाइपोथेसिस टेस्टिंग रह गया, और एक रिसर्च के एंड में जो रिसर्च रिपोर्ट वगैरह, राइटिंग स्टाइल वगैरह हैं वो रह गए हैं। तो कोशिश करेंगे कल खत्म हो जाएगा, नहीं तो एक क्लास और देंगे इसको खत्म। तो आज के लिए इतनी ही थी कक्षा हमारी, अगली कक्षा में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।